गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। जो हमारा चैप्टर चला हुआ था सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने 2 केस स्टडी किए थे बेल्जियम और श्रीलंका के। उसके बाद जो क्वेश्चन उठता हुआ है कि सत्ता की साझेदारी करना क्यों जरूरी है। इसके लिए 2 मुख्य कारक बताए गए हैं कि सत्ता की साझेदारी इन 2 कारकों की वजह से करना जरूरी है। पहला जो कारक है वो है युक्तिपरक कारक और दूसरा है नैतिक। तो इन 2 कारकों की वजह से जो सत्ता की साझेदारी है वो जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि युक्तिपरक कारक किसे कहा जाता है। युक्तिपरक कारक उसे कहा जाता है, युक्तिपरक कारक या समझदारी का तर्क उसे कहा जाता है जो लाभ या हानि का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है, उसे हम युक्तिपरक कारक कहते हैं। ये नैतिकता पर आधारित फैसले के विपरीत होता है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि युक्तिपरक कारक और नैतिक तर्क में, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है 2 नंबर में। तो अंतर क्या है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको आगे बढ़ने से पहले हमने 2 कारक बताए थे आपको, एक युक्तिपरक कारक और एक नैतिक कारक। तो उसके लिए हम पहला कारक जो प्रयोग करेंगे वो यहाँ से सब शुरू कर लेंगे। यहाँ पहला जो लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे युक्तिपरक कारक, और युक्तिपरक कारक की फिर परिभाषा लिख देंगे कि युक्तिपरक तर्क का या युक्तिपरक कारक का आता है सत्ता का समझदारी का तर्क जो लाभ या हानि के हिसाब लगाकर लिया जाता है। ठीक है। जो उसके बाद लिखेंगे सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर अस्थिरता का रूप लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे युक्तिपरक कारक के अंदर। उसके बाद क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता, जो देश की एकता है या अखंडता है, उसके लिए घातक साबित होता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। उसके बाद दूसरा कारक हम यहाँ पर लिखेंगे नैतिक कारक। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी संभागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एक लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो एक शब्द आया था वैध सरकार, कि वैध सरकार क्या होता है, 1 नंबर में कई बार आ जाता है कि वैध सरकार या वैध शब्द से आप क्या समझते हैं। वैध अर्थ कानून होता है, यानी कि संवैधानिक रूप से जो मान्यता प्राप्त सरकार होती है जो हम वैध सरकार कहते हैं। उसके बाद हमारा जो एक ऊपर एक कार्टून है, इस कार्टून से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पिक्चर क्वेश्चन के अंदर कि ये जो कार्टून है ये किस और संकेत कर रहा है। तो जो ये कार्टून है ये जर्मन की एक समस्या की तरफ संकेत कर रहा है, जहां 2005 के अंदर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, लेकिन वो ऐतिहासिक तौर से वो पार्टियां एक दूसरे के विपरीत थी। जो पार्टियों के जो नाम थे वो यहाँ पर बताए गए हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और सोशल डेमोक्रेटिक ये पार्टियां थी जो एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ खलील की उलझन। इससे संबंधित सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे मुख्य क्वेश्चन ये होता है कि लेबनान की राजधानी क्या है या बैरूत किस देश की राजधानी है। लेबनान की राजधानी का नाम है बैरूत और बैरूत है लेबनान की राजधानी। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद
अगर पूछ लिया जाता है तो गहराई से अगर थोड़ा सा और पूछा जाता है कि खलील कहाँ का रहने वाला था। खलील था वो बैरूत शहर का रहने वाला था, और उसके जो पिता था वो एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई था, और माँ थी जो एक सुन्नी मुसलमान थी। तो बैरूत के अंदर एक गृह युद्ध होता है, और गृह युद्ध के अंदर जो काफी तबाही मतलब काफी भयंकर होता है। तो उस युद्ध के बाद बैरूत के जो बड़े बड़े नेता थे, समझदार लोग थे, वो इकट्ठा होते हैं और शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें इस वर्गीकरण के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का जो पद था वो मैरनाइट पंथ के जो व्यक्ति था वो वही राष्ट्रपति बन सकता था, और जो सुन्नी मुसलमान था वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, ऑर्थोडॉक्स ईसाई था वो प्रधानमंत्री बन सकता था, और शिया मुसलमान देश की संसद का अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन खलील क्या था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो देश के सर्वोच्च पद पर जाना चाहता था, लेकिन जो सर्वोच्च पद के जाने के लिए उसके लिए वर्गीकरण था जो एक बड़ा समस्या थी, एक बड़ी बाधा थी, जो वो इसको एक गलत कह रहा था। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर छोड़ के बैताल से पूछ चला जाता कि क्या जो खलील की सोच थी वो सही थी कि वो जो देश के सर्वोच्च पद पर जाना चाहता है, लेकिन क्या बुजुर्गों का जो उनके जो पूर्वजों का किया हुआ जो व्यवस्था थी कि वो सही थी। तो हम इसका आंसर सिर्फ यही कह सकते हैं कि आधुनिकता के आधार पर जो ये व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक का जो व्यापक अर्थ है उसके लिए गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों को सही तरह से या देश को संतुलित तरीके से चलाने के लिए जो पूर्वजों का की हुई व्यवस्था थी वो ठीक थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यहाँ पर आता है सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं। कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं। सत्ता के साझेदारी के यहाँ मुख्य रूप से 4 रूप यहाँ बताए जाएंगे। उन 4 रूपों के बारे में हम वर्ण करेंगे। तो उससे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पैराग्राफ से वो देख लेते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता के साझेदारी का विचार सामने आया था। कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता के साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकारी सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। कि प्राचीन समय से मानता थी कि जो सरकार की सारी शक्तियां वो एक व्यक्ति एक समूह के पास रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ये उसके पीछे ये तरह से दिया जाता था कि अगर कई बार सरकार बिखर जाती है तो एकदम से फैसले नहीं ले पाते और न ही उनको लागू किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। वहां पर हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो प्रतिनिधि भी होता है, जनता भी होती है, प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। तो वहां पर हमारा जो आंसर आता है वो जनता है। इसमें लोक स्वशासन होता है अपनी इच्छा के अनुसार या अपने द्वारा किया गया शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इसमें सभी समूहों के समान विचारों को समान महत्व दिया जाता है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करेंगे कि कौन कौन से मुख्य रूप है जहां से हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। तो नंबर 1 है शासन के विभिन्न अंगों के आधार पर। शासन के विभिन्न अंगों के आधार पर जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इसके आधार पर बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज वितरण। यानी कि एक समान हॉरिजॉन्टल जो शब्द किया जाता है, जैसे अंग होते हैं वो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं और जो
सतर होते हैं वो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन जो अंग होते हैं वो शरीर के सभी बराबर होते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसलिए हम क्षैतिज वितरण करेंगे, एक समान वर्ग में आते हैं ये। इसमें सरकार के विभिन्न एक अंग एक ही सतर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न सत्ताओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। क्या करता है भाई, सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ये यहाँ से पूछा जाने वाला 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। इसका आंसर हम यहाँ पर जो ऊपर आया है यहाँ से करेंगे। इसमें सरकार के विभिन्न एक सत्ता पर रहकर अपने अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है और इस प्रक्रिया को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। नंबर 2, सरकार के बीच विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सत्रों के आधार पर सत्ता का बंटवारा, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है और फिर प्रांत और क्षेत्रीय सत्र पर अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, केंद्र सरकार क्या होती है। जो संपूर्ण देश की एक सामान्य सरकार होती है उसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार की सरकारों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में हमें इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। प्रांतीय सरकार के 3 नाम है, एक प्रांतीय, क्षेत्रीय और राज्य सरकार। भारत में इसको राज्य सरकार के नाम से पुकारते हैं। हमारे देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां पर संविधान की स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम के यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे से सत्र की ओर, राज्य सरकार से नीचे के सत्र की सरकार के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतम सत्रों के सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्व वितरण या वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। जो सत्ता के मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, ऊर्ध्व वितरण और क्षैतिज वितरण क्या है, अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में हरियाणा बोर्ड से कई बार पूछा जाता है। ऊर्ध्व वितरण के अंदर हम लिखेंगे सत्ता का विभिन्न सत्रों के आधार पर बंटवारा लिख देंगे, और क्षैतिज वितरण के अंदर लिखेंगे शासन का अंगों के आधार पर वितरण, जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका आती है। तीसरा आ जाता है, तीसरा कारण है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषी और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, विभिन्न समूहों के आधार पर। यह हमने बेल्जियम के सामुदायिक सरकार से देखा था। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ये आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है, या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, क्या है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके
तरीकों पर हम कई इकाई नंबर 4 जो हमारे नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। नंबर 4 है सत्ता का बंटवारा एक रूप या हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के शासनों से प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य कर सकते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गठबंधन सरकार क्या है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते हैं या सरकार का गठन करते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। और इसका जो आंसर हम लिखेंगे विभिन्न, पहले तो हम यहां से यहां तक कर लेंगे, तय कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट का हमारे है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नैतिक नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। यहाँ जो शब्द आए हैं हित समूह और जो दबाव समूह है, उनके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है, तीसरी या चौथा या पांचवा जो लेसन है, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, सत्ता की साझेदारी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इस जो लेसन है, इस लेसन का हमने रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद हमारी जो कॉपी है उसको अपने को नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट लेसन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।